लिखो, ये है ग्वांटानामो, एक जगह है, नामो। नीचे है कोसोबो, कोसोबो हवाबा हवाबा। राइट। ये भाषा है वहां की भाई, भाषा है वहां की। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ बस। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ है। हम्म। अरे तो कोसोवो कोसोवो नहीं, अजीब सी भाषा लग रही है। चलो। अच्छा देखो, ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 5 है, पांचवा, नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। आज इसको खत्म कर देंगे, नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो गई। ठीक है, 4-5 दिन ही मुझे लग रहा हुए हैं, 5-6 दिन हुए होंगे, खत्म कर ले। अच्छा बोलो, ये डेमोक्रेटिक राइट्स जो है, लोकतांत्रिक अधिकार इसका टाइटल है। तो राइट्स और डेमोक्रेटिक, अधिकार लोकतांत्रिक, तो क्या अधिकार नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं? क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक राइट्स? या डेमोक्रेटिक राइट्स टाइटल है तो क्या अधिकार नॉन डेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक अधिकार भी हो सकते हैं? या डेमोक्रेसी का राइट से कोई रिलेशन है? क्या लोकतंत्र का अधिकारों के साथ कोई संबंध है? हम्म, क्या है रिलेशनशिप है? क्या क्या राइट्स डेमोक्रेसी में ही इंश्योर हो सकते हैं, या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स में भी राइट इंश्योर किए जा सकते हैं? क्या अलोकतांत्रिक देशों में भी अधिकार सुनिश्चित हो सकते हैं, या केवल लोकतंत्र में भी अधिकार सुनिश्चित होंगे? क्या अधिकारों के लिए लोकतंत्र होना जरूरी है, या लोकतंत्र के लिए अधिकार होना जरूरी है, या दोनों एक दूसरे के लिए? है, समझे? यही रिलेशनशिप है, एनसीईआरटी का यही काम है, यही बातें समझाना है आपको। समझे? क्या चाइना चाइना क्या चाइना जो कि एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या चाइना में राइट्स हो सकते हैं? चाइना के लोगों को राइट्स मिले, फंडामेंटल राइट्स हैं? राइट है कि नहीं? हाँ या ना? है फंडामेंटल राइट्स? कहाँ है, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं चाइना के लोगों को, बताओ। नहीं है, चाइना के लोगों को राइट्स नहीं है। चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए वहां के लोगों को राइट्स नहीं है। चाइना के लोगों के पास राइट्स नहीं है, इसलिए चाइना डेमोक्रेसी नहीं। ये रिलेशनशिप है, समझे बात? क्या समझ आ रही है? हाँ। देखो, ये है अधिकारों के बिना जीवन, लोकतंत्र में अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार, अधिकारों का विस्तृत क्षेत्र। इंग्लिश में देखो, लाइफ विदाउट राइट्स, राइट्स इन डेमोक्रेसी, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ द राइट्स। क्लियर? ये है ग्वांटानामो बे, एक जगह है, एक जेल है। और ये कोसोवो, दो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से पढ़ना है हमें, बस मैंने लिख दिया। अभी समझ लो, वो सब कहानी छोड़ो, ये जो लिखी है, ये डेमोक्रेसी। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो कुछ समझ आ रहा है क्या? वो छोड़ो जो मैं समझा रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें जो नहीं पता थी, कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो नहीं पते थे, तो यही काम है एनसीईआरटी का। वो नहीं कि एनसीईआरटी उठाई और वो अंडरलाइन अंडरलाइन, पहले रेड पेन, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, 6 अंडरलाइन और कुछ नहीं बचा अंडरलाइन की जगह, तो वो मार्कर लेके वो हाईलाइट करने लगे, और बाद में भी फिर किसी ने सोचा एनसीईआरटी पढ़ी है, बोले पढ़ा है। क्या पढ़ा वो नहीं पता, एनसीईआरटी हमने पढ़ी है। समझे? वो एनसीईआरटी नहीं होती है पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है ये समझो कि डेमोक्रेसी और राइट्स में क्या संबंध है, यही पूरा चैप्टर है आपका। और अधिकारों में क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट्स? ठीक है, बोलो। जिस देश, अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, इंडिया। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो क्या भारत में लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले? राइट। ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले, इसलिए भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अपोजिट टू ईच अदर, ने कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं ये। ठीक है। अब देखो, जैसे कि राइट्स की बात करो नॉर्थ कोरिया में, तो नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के लोगों को क्या राइट्स हैं? तो उत्तर कोरिया क्या नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर उत्तर कोरिया डेमोक्रेसी होता तो उसे क्या देने पड़ते, राइट्स अपने लोगों को देने पड़ते। ठीक है। राइट्स को इंश्योर करना जो है, वो डेमोक्रेसी का क्या है, बेसिक फीचर है, जिसको हमने बोलते हैं रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है कि लोगों के राइट्स को क्या करे, इंश्योर करे वो।
बिल्कुल करेगी। अगर गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर रही है तो हम राइट को इंश्योर कराने के लिए कहाँ जा सकते हैं? जुडिशरी के पास जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा राइट है कि मुझे बोलने की आजादी है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर कोई आदमी मेरे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन करता है तो मैं पहले स्टेट के पास जाता हूँ, पहले पुलिस के पास जाता हूँ। मैं पुलिस से बोलता हूँ कि मेरे फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हुआ है। अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है प्रॉपरली, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ले रही है, तो मैं अगेंस्ट टू गवर्नमेंट कहाँ अप्रोच कर सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 और 226 हाई कोर्ट। समझे बात को? तो डेमोक्रेसी की पहचान ही इसी से है कि वहां राइट्स हैं या नहीं है। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है। मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंडिया क्या है? एक लोकतांत्रिक देश, एक डेमोक्रेसी है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो भारत को डेमोक्रेटिक बनाती हैं? है? बोलो, वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो इंडिया को आज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहे हैं, लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं? पहली बात क्या कहोगे? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तीसरी बात, तीसरी बात, कल क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ा? कल का चैप्टर क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। और अभी क्या है? डेमोक्रेटिक राइट्स। अगर कोई आपसे, अगर एनसीईआरटी के चैप्टर भी याद कर लो, क्या कर लो, चैप्टर्स के टाइटल भी याद कर लो, और कोई आपसे आदमी पूछे इंटरव्यू में, पीटी में, कहीं भी मेंस में पूछे कि भारत को लोकतांत्रिक कौन कौन सी बातें बनाती हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बेसिस पर, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक लोकतंत्र है, तो हम कहेंगे कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। पहली बात जो कि भारत को क्या बना रही है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रही है। भारत को लोकतांत्रिक बनाने वाली चीजें क्या है? कि भारत में संविधान है, उसके साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता है, जैसे कि संविधान बात कहते हैं। दूसरा चैप्टर क्या था हमारा? तीसरा चैप्टर क्या था? दूसरा तो ये संविधान, तीसरा चैप्टर क्या था? तो भारत में क्या है? इलेक्शंस तो होते ही हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है जो भारत को क्या बना रहे हैं। पर क्या है कि भारत में इंस्टीट्यूशंस तो हैं, संस्थाएं हैं, लेकिन संस्थाओं के साथ साथ भारत में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण है। किसी एक व्यक्ति के पास पूरे पावर नहीं है। हमने क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर दिया है अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर है। तो वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का कामकाज भी हमें क्या बना रहा है? लोकतांत्रिक। और भारत में क्या है? अधिकारों को बहुत ही स्पष्ट क्लियरली रूप से मेंशन किया गया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकार है, इसलिए भारत क्या है? एक। अगर एनसीईआरटी के चैप्टर भी याद कर लोगे तो भी काम, आप डिसाइड लिख दोगे अपने आंसर को। देखिए, पूरी अंदर की कहानी छोड़ो, वो जो क्या लिखी है चैप्टर में वो तो छोड़ो। अगर वो खिड़कियां खुलना शुरू हो जाएगा तो सत्य का ज्ञान हो गया आपको। कौन सा? दिमाग में अगर ये चैप्टर बसे हैं कि डेमोक्रेसी पहला चैप्टर है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के वो जो चार चार ये पॉइंट बनाता हूँ, ये वाले खुलने शुरू हो गए तो बस कल्याण ही कल्याण है आपका इस विषय में। किस विषय में? पॉलिटी में। बाकी वो आपकी समस्या है, समझे? इसमें तो कल्याण है। ये खिड़कियां खोलना शुरू करनी पड़ेंगी, अब रटनी पड़ेंगी चीजों को। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही याद हो जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, डेमोक्रेटिक राइट्स पहले कर सकते हो, लेकिन तरीका वही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पहले लिख रहे हो वहीं से तो चीजें निकलेंगी। तो चैप्टर इसी हिसाब से लिखे हैं उन लोगों ने। ऐसे नहीं कि मन में आया तो, मैं पहले भी बोल रहा हूँ बार बार के, ऐसे नहीं है। पूरी एक्सपर्ट टीम है, वो बैठे हैं वो लोग, उस हिसाब से चैप्टर। अभी 10वीं क्लास के एनसीईआरटी पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग भी तो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। वो आगे 10वीं की एनसीईआरटी में बात करेंगे। तो ये जो चार चैप्टर हैं, पहला चैप्टर क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। उसके बाद के जो चार चैप्टर है 9th क्लास के एनसीईआरटी में, वो चारों चैप्टर हमें बता रहे हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट है या नहीं। अगर कोई भी देश डेमोक्रेसी है या नहीं, वो क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उसको जान सकते हैं। क्लियर बात समझ आई इतनी? चलो अब ये देखो, ये है कि लाइफ विदाउट राइट्स। टाइटल ही अपने आप में बड़ा अच्छा है ये, कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा। सोचो आपके पास कोई अधिकार ना हो तो आपका जीवन कैसा होगा फिर? हम्म और और क्या होगा? उल्टा भी हो सकता है, आप भी मार सकते हो। ठीक है, और क्या होगा? ये बात कि अधिकार के बिना जीवन कैसा होगा, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल इन्होंने, ग्वाटानामो एक बे है, एक जगह है जहां पर जो अमेरिका में बिन लादेन ने अटैक किया था, ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था। उसके बाद अमेरिका ने, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अमेरिका में थे और अमेरिका को ऐसा लगता था कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और नहीं भी हैं,
उनको प्रॉपर जेल में बंद किया गया। और अमेरिका के एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके एक आदमी को ले जाके यहाँ जेल में बंद किया गया है। तो जो आदमी जेल में बंद है उसका लड़का लेटर लिखता है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, बोलता है कि अभी क्रिसमस गया है और अब ईद आने वाली है, और मैं चाहता हूं कि मैं ये ईद अपने पिता के साथ मनाऊं, और मुझे ये नहीं पता कि मेरे पिता कहाँ हैं। और बस इतना मुझे पता है कि वो इस जेल में बंद है, और मैं चाहता हूं कि प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे परिवार में बहुत खुशियां नहीं है, आपने तो क्रिसमस अपने बच्चों के साथ मनाया, लेकिन हमारे पिता जो कि एक टेररिस्ट नहीं थे, फिर भी उन्हें ऑन द नेम ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन आपने जेल में बंद किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें वापस रिहा किया जाए और हमें ईद मनाने उनके साथ। लेकिन वहां बात नहीं सुनी गई। मतलब वो बता रहे हैं कि एक आदमी के राइट्स ना होने पर उस आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है। और बाद में यूनाइटेड नेशन जब यहाँ पहुंचा, इस जगह बे पे यहाँ पहुंच के उन्होंने देखा, चीजों को किया, तो यूनाइटेड नेशन को भी नहीं जाने दिया अमेरिका ने। मतलब अमेरिका पर जो अटैक हुआ था ओसामा बिन लादेन के बाद, उसके बाद अमेरिका में मुस्लिम्स पर थोड़ी सी ज्यादती हुई थी, ठीक है, और अमेरिका ने उसके लिए चीजों को यूज किया था। तो एक वो बता रहे हैं कंडीशंस कि अमेरिका में मुस्लिम्स के जो राइट्स थे वो राइट्स को उन्होंने खत्म कर दिया था, और बिना राइट के आदमी को कहीं भी ले जाके उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कोसोवो। कोसोवो यूगोस्लाविया एक जगह है जो पहले यूएसएसआर में शामिल थे। उसमें दो कम्युनिटी रहती हैं, अल्बेनियन एंड सर्ब। सर्ब जो कम्युनिटी है वहां पर यूगोस्लाविया में, कोसोवो में सर्ब जो है मेजोरिटी में है। तो सर्बियन मेजोरिटी का एक रूलर आ जाता है, एक आदमी वहां का लीडर बन जाता है, और जो दूसरे वहां के लोग थे, इथनिसिटी के लोग थे अल्बेनियन, उनके साथ वो क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। और उस कहानी में लिखा है एक बूढ़ी औरत जो है वो बैठी है और आग सेक रही है, क्योंकि वहां तो बहुत ठंड रहती है, ठीक है, आग सेक रही है। तो वहां कुछ पुलिस वाले आते हैं, उसके घर की सर्चिंग शुरू कर देते हैं, और उसका लड़का जब आता है तो उसको गोली मार देते हैं, उसके पति को गोली मार देते हैं महिला की, और उसके घर में आग लगा देते हैं, उनको घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। कहती हैं कि मैं और मेरे पड़ोसी जो हैं वो पानी में, बाद में पति में भी गोली मार दी कि पानी में भीगते हुए हम लोग बर्फबारी में खड़े रहे पूरे दिन। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि वो मुस्लिम लड़के को और वो जो अल्बेनियन फीमेल थी उनको राइट्स नहीं थे। उनको राइट्स नहीं थे तो उनके साथ क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो क्या है, राइट इंश्योर नहीं करती हैं टू ऑल सिटीजन, सभी लोगों के लिए। तो ये कहानियां हैं जिनसे ये बताया है कि अधिकारों के बिना जीवन हमारा लाइफ कैसे हो सकती है। तो उन्होंने समझाया है, केवल वो रटने चीजें बिल्कुल याद नहीं करने, ये नाम की वो लेडी कौन थी, बहुत सारे बच्चे जो है वो नाम याद करने, वो कोई एग्जाम में हमारे काम नहीं आने वाला, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं, ये केवल कहानी है जिससे कि वो बताना चाह रहे हैं कि अगर राइट नहीं है तो क्या हो सकता है लोगों के साथ, और कैसे कैसे गवर्नमेंट जो है उनको यूज करती है, ठीक है, मिस यूज करते हैं। क्लियर, ये कहानियां हैं इतना, बस इससे ज्यादा हमें ज्यादा इसमें समझना नहीं था। चलो अब इसमें लिखेंगे कि राइट्स इन डेमोक्रेसी, यही वो रिलेशनशिप है कि क्या रिलेशनशिप है किसमें, डेमोक्रेसी में और राइट्स में, राइट। जैसे अभी देखो, अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है पूरे दुनिया में, कहाँ, फलस्तीन और इसराइल। बहस में बिल्कुल मत पड़ना। फिलिस्तीन और इजराइल के आसपास लोग, बहुत लोग मिलेंगे जो आपसे बिल्कुल डिबेट एंड डिस्कशन करना चाह रहे होंगे। उससे अच्छा होगा कि गूगल पे जाना, फिलिस्तीन इजराइल डालना, वहां पे पैलेस्टाइन डालना, तो वहां पे बहुत सारा आ जाएगा, उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना है। या फिर विजन एजन की वेबसाइट पे जाना, दृष्टि की वेबसाइट पे जाना, तो वो प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएगा। तो एक नोट्स बना के रख लेना अपने पास, समझना कि वो प्रॉब्लम क्या है, थ्योरेटिकली प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। बाकी टीवी डिस्कशन, डिबेट डिस्कशन, आसपास की डिस्कशन में बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना है, क्योंकि जो डिस्कशन कर रहा है उन्हें खुद नहीं पता कि वो प्रॉब्लम है क्या। वो बहुत पुरानी रिलीजियस प्रॉब्लम है, वो बहुत पुरानी है। वो अरे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की शिकार है वो जगह। तो वो हम लोग नहीं सुलझा सकते इस क्लासरूम में बैठ के। जैसे मुझसे भी आप कहोगे सर समझा दो, मैं बिल्कुल नहीं उस चक्कर में पड़ूंगा, क्योंकि वो हमारे बस का है ही नहीं। इसलिए जाके गूगल से उसको सर्च करके चुपचाप, यूनाइटेड नेशन जैसे नहीं उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम इस क्लास में कुछ नहीं कर सकते उस पर, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इधर आओ, दूसरा वाला पॉइंट में लिख लो, बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट में लिखो, राइट्स इन डेमोक्रेसी। हाँ, इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अधिकार है। जो लिखा दिया यही है, वो जाके पढ़ लेना कहानी, कुछ लिखना भी नहीं है, ज्यादा परेशान मत होना। लिखो, राइट्स इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अधिकार। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट बनाएंगे सेकंड वाले में, व्हाट इज द राइट। व्हाट इज द राइट, थोड़ा सा पॉइंट बनाओ, अधिकार क्या है, अधिकार क्या है, लिखो। व्हाट इज द राइट भी लिख सकते हैं, व्हाट आर द राइट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अधिकार क्या है, लिखो, राइट्स
आर, राइट्स आर claims of a person. Rights are claims of a person over other fellow, FELLOW, fellow being, other fellow being, comma society and government, and government. अधिकार, अधिकार किसी व्यक्ति के, अधिकार किसी व्यक्ति के, व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति, अधिकार किसी व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति, कौमा समाज, तथा तथा राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध दावे हैं, के विरुद्ध दावे हैं, के विरुद्ध दावे, ऐसे दावा, दावे हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, what all claims are not rights, लेकिन सभी अधिकार, आर नॉट राइट्स, लेकिन सभी, ऐसे लिखें, लेकिन सभी दावे, अधिकार नहीं, लेकिन सभी दावे अधिकार नहीं है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली रीजनेबल, only reasonable and justified, only reasonable and justified claims are rights, केवल उचित एवं तार्किक दावे ही अधिकार हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स आर associated, rights are associated with an obligation to respect other rights, अधिकार इस बाध्यता के साथ जुड़े होते हैं कि हमें, अधिकार इस बाध्यता के साथ जुड़े होते हैं कि हमें अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। हमें अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दीज क्लेम्स शुड बी recognized by the society, यह दावे समाज द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। यह दावे समाज द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दीज क्लेम्स शुड बी सैंक्शनड बाय द लॉ। लॉ का मतलब है स्टेट, सैंक्शन बाय द लॉ। यह दावे, नेक्स्ट पॉइंट, यह दावे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए।
मान्यता प्राप्त राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। बिकॉज 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 विदाउट लॉ because without law these claims are moral and natural rights। moral and natural rights क्लियर। हिंदी में क्या लिखा होने चाहिए? क्योंकि बिना विधि, क्योंकि बिना विधि, विधि का मतलब बोले करके कानून, क्योंकि बिना विधि कानून के यह दावे नैतिक तथा प्राकृतिक अधिकार होते हैं। ठीक है, नीचे से पॉइंट लिखो एक नया, इसी में लिखना है। पेन का कलर चेंज मत करो, इसी पेन से लिखो। देखो 10 THUS 10। हाँ हाँ मालिक, ये 4-5 जो लिख लिया इसी के नीचे पैराग्राफ चेंज कर लिखो। 10 राइट्स आर क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल against other individual, society and state। आगे लिखो कॉमा लगा के। these claims should be justified comma recognized by society and sanctioned by law। ठीक है, recognized by society and sanctioned by law। हिंदी वाले लिखो, पॉइंट नहीं बनाना है, पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, देखो इस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति कौमा समाज तथा राज्य के विरुद्ध तार्किक दावे अधिकार हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत तथा राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। क्या समझे? अब देखो ये एनसीईआरटी में लिखा है, अधिकार क्या है अधिकार। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अधिकार क्या है? क्लेम्स, दावे हैं। देखो अधिकार ऐसे नहीं आ जाते हैं कि जो भी अधिकार आज हमारे पास हैं, हमें लगता है जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, घूमना फिरना, खाना कपड़े पहनना, अपने चॉइस के मतदान करना, ये सब बातें ऐसे हमारे पास नहीं आ गई हैं। पहले तो सवाल यही होता है कि अधिकार कहते किसे हैं, और क्या जो अधिकार एक बार आ गए हैं वो अधिकार फिक्स्ड रहते हैं या चेंज होते रहते हैं? बोलो।
चेंज होते रहते हैं। जो अभी अधिकार है हो सकता है कि उसका कुछ एक्सपेंडिंग स्कोप हो, जो हमने चौथा पॉइंट लिखा, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उस पर इस बार सवाल भी आया। वो लगातार क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, लगातार उसका विस्तार हो रहा है ना। तो अधिकार, नए नए अधिकार आ रहे हैं। तो जो नए नए अधिकार आ रहे हैं वो अधिकार कहाँ से आ रहे हैं, नए नए राइट्स का इमरजेंस कहाँ से हो रहा है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये क्या है, हमारा राइट है। अब सवाल ये है कि जो बात वो कह रहे हैं वो क्लेम सही है या नहीं है, समझे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बहुत देता हूं, सोने का अधिकार क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो क्या सोने का अधिकार हमेशा से फंडामेंटल राइट था? नहीं था। ये लोगों ने ये दावा किया कि सोना भी तो जीवन का एक हिस्सा है, अगर सोएगा नहीं आदमी तो काम कैसे करेगा। तो बाबा रामदेव के केस में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार, जब वो चल रहा था ना कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अन्ना हजारे का, तो बाबा रामदेव भी उसमें थे, गैस सिलेंडर का दाम कम करवाने के लिए लेटे हुए थे। तो पुलिस गई रात में बिना किसी वारंट के बाबा रामदेव को उठा लिया और बाबा रामदेव बच निकले फिलहाल वहां से। कहते हैं कि बाबा रामदेव जो है भाग खड़े हुए। बाद में बाबा रामदेव चले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं रात में सो रहा था, क्या पुलिस को मुझे पहले सूचना नहीं देनी चाहिए, क्या मैं कोई अपराधी हूं, क्या मैंने कोई अपराध किया था? अगर हम वैधानिक तरीके से लीगली हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि ऐसे क्यों पहुंचे आप। और बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि एक बात और है सर, कि सोते हुए इन्होंने नींद भी खराब करी। बाबा रामदेव की तो करी भी, और भी लोगों की खराब करी। जब सोएगा नहीं आदमी तो अगले दिन कैसे धरना प्रदर्शन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो सोना भी एक अधिकार है, क्योंकि सोना जो है, नींद, स्लीपिंग जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है ऑफ लाइफ, है ना। कहा कि रात में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लागू करो कि स्लीप, राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट, और 11 बजे से 6 बजे तक डीजे बीजे नहीं बजेंगे, सब बंद करवाओ ये। रात में 11 बजे से 6 बजे तक सोने का समय कौन निर्धारित कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कर रहा है। और अगर आप उससे ऊपर नीचे सो रहे हैं तो गड़बड़ है, फिर उसके विरुद्ध है ना आप। तो 11 बजे से 6 बजे तक का समय रखा है, कितने घंटे दिए आपको? 7 घंटे सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके आसपास कोई म्यूजिक बना रिपोर्ट कर, तो ये दावा किया ना बाबा रामदेव ने जाके कि मुझे सोने में, तो वो दावा अधिकार बनता है। और दावा अधिकार कैसे बनता है वो बात की बात है। तो पहले समझो कि जो भी आप दावा करोगे वो अधिकार तुरंत नहीं होगा, उसको अधिकार बनने में समय लगेगा। जैसे हाल फिलहाल बड़ा अच्छा एक डिबेट चल रही है, एलजीबीटी वाली डिबेट चल रही है कि नहीं, लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है। तो इन्होंने क्या कहा कि सेम सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करी इन्होंने पहले। के एस पुट्टास्वामी केस, कौन सा, के एस पुट्टास्वामी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये के एस पुट्टास्वामी जज थे, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। आप बंद कमरे में किसके साथ हैं, क्या है आपका एक मूल अधिकार है। ये जो आर्टिकल 21 पूछा है ना, वो यहां तक लिखना पड़ेगा आप लोगों को, जो इस बार पूछा है यूपीएससी में, समझे, क्योंकि यही एक्सप्लेनेशन है, उसका नया विस्तार है अनुच्छेद 21 का। के एस पुट्टास्वामी 2017 में आया था डिसीजन, 2017 में। इस बार जो अगस्त की बिजली की मैगजीन उसमें सबसे पहले यही केस आया है, फिर से रिपीट करते रहते हैं वो लोग। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। कौन से मामले में केस था? के एस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017, और 18 में सवाल आ गया था यूपीएससी में। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये प्राइवेसी है। अब एलजीबीटी वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इन्होंने कहा कि अगर राइट टू प्राइवेसी है तो प्राइवेसी में हम किसके साथ रहना, ये हमारा मैटर हुआ, सोशल मैटर तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने ये दावा किया, कि सेम सेक्सुअल ओरिएंटेशन का अधिकार होना चाहिए, समझ रहे हो, समान लैंगिक उन्मुखता का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आपकी बात सही है, ये दावा था इनका। ये लड़ाई लड़ने के लिए कहां पहुंचे ये, क्योंकि संविधान की व्याख्या कौन करता है, इंटरप्रेटर कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब ये फिर से पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा कि अगर दो सेम सेक्स वाले लोग, समान लिंग वाले लोग अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन रख सकते हैं तो कहना शादी करने का अधिकार नहीं है। तो सेम सेक्स मैरिज की बात चल रही है अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एलजीबीटी कम्युनिटी वाले क्या दावा कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, हमारा एक अधिकार है ऐसे रहना। उस दावे को कौन एक्सेप्ट, कैसे वो अधिकार बनेगा? कोर्ट बोलेगा, कोर्ट फिर सरकार से बोलेगा कि इसको लागू करो। एक बात और भी हो सकती है, इनके दावे को समाज एक्सेप्ट कर ले, सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले कि बात ठीक है। जैसे कई देशों में वहां की सरकारें एलजीबीटी को अधिकार नहीं दे रहे थे, तो वहां लोगों ने सड़कों पर आके आंदोलन किया कि भाई इनको अधिकार मिलना चाहिए। तो सरकार मजबूर हुई, सरकार ने कानून बनाया। एक तो तरीका ये है। एक तरीका कौन सा है कि समाज एक्सेप्ट नहीं करे, जैसे इंडियन सोसाइटी एलजीबीटी की बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो एक तरीका है कि राज्य, स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, कानून बना दे और कहे कि अगर दो लोग शादी करके रह रहे हैं, अगर उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, और जो डिस्टर्बेंस कर रहा है उसको जेल मिलेगी। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। क्लेम होगा, एक दावा होगा किसी आदमी का, उस दावे को राइट दो तरीके से बनाया जा सकता है।
एक तो समाज ही खुद एक्सेप्ट कर ले तो स्टेट तो अपने आप ही बना देगा, दूसरा है कि समाज एक्सेप्ट, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो स्टेट क्या करेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो भी क्लेम हो रहे हैं, क्या सभी क्लेम फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं? क्या सभी क्लेम राइट्स बन जाते हैं? नहीं बनते। बहुत सब क्लेम्स जो होते हैं, बहुत सारे क्लेम्स को गवर्नमेंट, सरकार, सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है। जैसे इनका ये क्लेम है एलजीबीटी ग्रुप का कि हमें शादी करने का अधिकार होना चाहिए, तो इनके इस क्लेम को किसने रिजेक्ट कर दिया? सोसाइटी ने। इंडियन सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन अब स्टेट, दूसरा तरीका इनके पास क्या है, स्टेट है। अब कभी कभी ऐसे होता है, कुछ क्लेम ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट भी रिजेक्ट कर देती है, और क्योंकि वो उनके क्लेम जस्टिफाइड नहीं होते हैं, वो क्लेम उनके तार्किक और न्यायोचित नहीं होते हैं। जैसे आपको मन है कि रात में 12 बजे आप खूब तेज डीजे में गाना सुनना चाहते हैं, तो क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है? आपको लगता है कि ये अधिकार होना चाहिए मेरा, आप कहां चले गए? आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा या सरकार से कहा, आपने पहले अपने समाज के सामने बात रखी, आपके समाज ने कहा कि बेकार की बात मत करो, सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे, सोसाइटी से बाहर, मोहल्ले से बाहर निकाल दें। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, वकील की आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, आपने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सर मैं गाने सुनना चाहता हूं रात में 2 बजे। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है कोई बात नहीं सुनो, कहा नहीं तेज साउंड में सुनना चाहता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेज में ही क्यों सुनना चाहते हो? आपने, मेरा मन है, मेरा अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि आप क्या कर रहे हो दूसरे के, तो ये जस्टिफाइड क्लेम नहीं हुआ ना। कैसा क्लेम हुआ? जस्टिफाइड नहीं, सही क्लेम नहीं है, अच्छा क्लेम नहीं है। ठीक है, अच्छा, इनके शादी करने से किसी दूसरे के मूल अधिकार का उल्लंघन कैसे हो रहा है? कोई बात नहीं, ये कर सकते हैं। लेकिन हमारे तेज आवाज में गाने सुनने से दूसरे के सोने के अधिकार का वायलेशन तो हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि गाना सुनने से रोक कौन रहा है? चुपचाप ईयरफोन लगाओ और गाना सुनो। तेज सुनने का क्या? कुछ लोग मैंने देखा है कि तेज आवाज में गाना सुनना पसंद करते हैं, क्यों ही करते हैं ये नहीं पता। और रात में जैसे 12 बजेगा शुरू करते हैं वो, स्टूडेंट एरिया में तो खास तौर से, और फिर वो रात भर कहेगा, फिर सुबह के रात भर पढ़ाई करी मैंने। ठीक है, ऐसे मेरे एक दोस्त थे यूपीएससी की ही तैयारी करते थे, वो दिन में नहीं पढ़ते थे, वो रात में पढ़ते थे। किस में पढ़ते थे? और रात का मतलब कितने बजे से होती है रात? 12 बजे से। 12 बजे से बैठते थे और कितने बजे तक पढ़ते थे? 6 बजे सुबह हो गई। ये 6 घंटे में पढ़ते 4 ही घंटे थे, 2 घंटे में तो चाय बीच चलेगी ना बीच में, 4 ही घंटे पढ़ते। कहता था रात भर पढ़ता हूं। उसने आपको किस बात से संतुष्ट कर रखा था कि वो रात भर पढ़ता है? एक दिन हाँ पढ़ रहा है केवल पूरे 24 घंटे में से 4 घंटे, बाकी 20 घंटे अब दिन भर सोएगा। वो 8 बजे सोगा, फिर शाम को 8 बजे उठेगा, कहेगा रात भर पढ़ाई करी थी, और 8 से 12 तक अपने थोड़ा मिलेगा फिरेगा, फिर जाके 12 बजे बैठेगा। एक दिन बात हुई उससे, तो मैंने उससे कहा ये बताओ कि तुम 8 बजे भी तो बैठ सकते हो पढ़ने। कहा कि 8 बजे से नहीं सही है। कुल मिला के उससे बात में ये निकला कि 4 घंटे। उसने कहा बात तो सही है कि 4 ही घंटे पढ़ रहा हूँ, यानी कहने को रात भर का मतलब तो 6 बजे से रात हुई ना, सुबह 6 बजे सुबह हुआ तो शाम कितने बजे से हुई? शाम को 6 बजे से बैठो, सुबह 6 बजे तक। तो फिर बेचारा वो लेकिन नहीं सुधर पाया, क्योंकि रात में पढ़ने वाले क्या होते हैं? कोई बात नहीं, समझ जाओ अपने से। पढ़ते हो रात में, है ना? कोई नहीं पढ़ता है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रात किस लिए बनी है? सोने के लिए। तो दिन में पढ़ाई करो। अब वैसे यहाँ से जाके पढ़ ही क्या पाओगे आप रात में? 10 घंटे तो यहीं रहते हो, है? तो समझ आया? क्या सभी दावे, सभी क्लेम अधिकार होंगे? कैसे क्लेम अधिकार होंगे? जो जस्टिफाइड होंगे, जो उचित होंगे, और कैसे होंगे? तार्किक होंगे। और सवाल यह है कि इन्हें बताएगा कौन कि वो तार्किक हैं कि नहीं है। जैसे हमने कोई क्लेम किया, मैंने कोई दावा किया, तो वो मेरे दावे को कौन बताएगा कि वो तार्किक है या नहीं है? समाज बताएगा, और कौन बताएगा? यही सिस्टम है पूरा। ऐसे तो राइट्स क्या है? क्लेम्स है। जैसे अभी हाल फिलहाल का उदाहरण लो, कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक की जो मुस्लिम लड़कियां थी, उन्होंने क्या क्लेम किया कि स्कूल में स्कूल ड्रेस ना पहन के अलावा मुझे नकाब और अबाया पहन के जाने दो, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। उनका ये, उन्होंने कहा दावा किया। ये अगर फंडामेंटल राइट होता तो स्कूल वाले मना ही नहीं कर पाते ना। स्कूल ने मना किया, उन लड़कियों ने दावा किया। अब सवाल ये था कि इसकी व्याख्या कौन करेगा कि उनका ये क्लेम जो है वो राइट है या अधिकार है या नहीं है। तो एक तो है समाज ही एक्सेप्ट कर लेता, तो कर्नाटक की सोसाइटी ने नहीं माना, तो वो कहां गए बाद में? कोर्ट। जैसे कि महिलाओं ने केरल में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने का उनका विरोध किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान हम कहां जा सकते हैं? मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये उन्होंने क्लेम था उनका। अगर फंडामेंटल राइट होता तो बात ही खत्म हो गई थी, फिर तो वो सीधा कोर्ट चले जाते। उन्होंने क्लेम किया ऐसा। अब उनके क्लेम को या तो केरल का समाज स्वीकार कर लेता, और नहीं किया तो वो कहां गए फिर? उनके क्लेम को सही है या गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? दोनों को एक्सेप्ट किया। दोनों पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही क्लेम जस्टिफाइड है। दोनों ही क्लेम कैसे हैं? तार्किक हैं, रीजनेबल हैं। ठीक है, समझे? तो वही क्लेम एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि कैसा होगा?
मतलब कि दूसरे के फंडामेंटल राइट का वायलेशन। जैसे मुस्लिम महिलाएं थी, मुस्लिम विमेन थी, उन्होंने क्या कहा कि ट्रिपल तलाक जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, ये उनका क्लेम था एक। अब था कि मुस्लिम कम्युनिटी ही इसको एक्सेप्ट कर लेती कि बात सही है, ट्रिपल तलाक खत्म कर दो, लेकिन सोसाइटी ने ऐसा नहीं किया। तो वो लोग कहाँ गए फिर? कोर्ट गए। कोर्ट में उन्होंने अपना क्लेम बताया कि हमारा ये क्लेम है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जस्टिफाइड क्लेम है, कि बात तो सही है कि ट्रिपल तलाक से फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। बाद में सरकार ने कहा कि अब ट्रिपल तलाक आप दे ही नहीं सकते। समझे बात? तो ये क्लेम ऐसे टाइम टाइम पे आते रहते हैं और उन क्लेम्स से क्या निकलता है? राइट्स निकल के आते हैं। अब पता नहीं आने वाले समय में क्या क्लेम होगा। ऐसे लोगों ने कहा कि पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो क्लेम था, उसको फंडामेंटल राइट कहां बनाया गया जाके? राइट, समझे? पहले चीजें अलग थी, जैसे सती प्रथा क्या था, एक पहले क्लेम था, बाद में वो राइट बन गया, पुरुषों का अधिकार हो गया कि महिला को जला देना चिता के साथ। बाद में अंग्रेजों ने उसको रोका। ठीक है, तो सवाल ये है कि समाज के एक्सेप्ट करने से ज्यादा राइट इंश्योर होगा या स्टेट गवर्नमेंट उसको लॉ बना के लागू करे? समाज। और क्या लगता है? देखो, दोनों ही चीजें अलग अलग हो सकती हैं। जैसे अगर सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो गवर्नमेंट बाई लॉ करवा सकती है। लेकिन जब गवर्नमेंट बाई लॉ करवाती है, कानून बना के किसी दावे को राइट के रूप में इंश्योर करती है, तो वहां प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे डॉरी सिस्टम है ना, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा को क्या माना गया है? बुरा माना गया है। मानते हैं कि दहेज लेना जो है वो फीमेल पक्ष, लड़कियों की तरफ से उनके अधिकारों का वायलेशन है, सरकार ने कानून बना रखा है। और अगर कोई दहेज लेता है और कोई दहेज देता है तो दोनों को क्या माना गया है? अपराधी माना गया है, क्रिमिनल माना गया है, क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक आपराधिक कार्य है, ये दहेज लेना और देना। लेकिन फिर भी इसका क्या मतलब है? कानून बनाने से हम चीजों को नहीं सुधार सकते, उसके लिए क्या चाहिए? सोसाइटी का एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर सोसाइटी ही दहेज लेना और देना बंद कर दे तो शायद वो ज्यादा अच्छे तरीके से इंश्योर कर पाएंगे हम लोग। समझे बात को? तो स्टेट बाई फोर्स लागू कर सकता है, लेकिन स्टेट भी चाहता है कि बाई फोर्स से अच्छा है कि कैसे? बाई सोसाइटी, लोगों की मेंटेलिटी। इसीलिए तो एजुकेशन दी जा रही है, इसीलिए तो पढ़ाया लिखाया जा रहा है, शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, ये दहेज प्रथा पढ़ाया जा रहा है। क्यों? बताए कि आप सीखें। लेकिन भारत की पूरी सोसाइटी एक जैसी है। भारत में ऐसा कौन सी जगह है जहां दहेज नहीं लिया जाता? हर जगह लिया जाता है, कहीं कम कहीं। जितना बड़ा पद उतना ज्यादा दहेज। गरीब आदमी बेचारा दो चार लोटे में काम चला लेगा, बर्तन दे के। बड़ा आदमी, ऐसे मेरे एक दोस्त से मैंने बताया तो कि उनकी शादी हुई, पीसीएस से चमचमाती कार पाया वो आदमी। दूल्हे और दुल्हन से ज्यादा ध्यान कहाँ था पूरे बारातियों का, पूरे रिश्तेदारों का? कार पे। मुझे भी लेके गया खुद वही लड़का, कहा कि देखो कार। मैं इसका क्या करूंगा यार, मैं इसका क्या करूंगा कार का? तो कहा कि हमेशा बेकार की बात करते हो। नहीं, बात तुम कार क्यों दिखा रहे हो? इसलिए शादी करी कार के लिए तुमने। कहा कि बाद में मैंने उसको समझाया ना, मैंने कहा कि इसके लिए शादी, कार के लिए शादी करी क्या? तो उसने कहा कि बाद में बात करेंगे। फिर आज तक उस मुद्दे पे बात नहीं हुई। और सेल्फी लगाता है उसी कार के साथ। मैंने कहा अपने पैसों से खरीदते तो ज्यादा खुशी होती, ये कार कहाँ से पाए हो? हाँ, सोचो कैसे खुश रह लेता है आदमी। चलो, तो बात समझ आई। सभी दावे क्या नहीं हो सकते? सब उधार का जीवन जी रहे हैं। कैसा? हिंदुस्तान के 99% पुरुष कैसा जीवन जी रहे हैं? उधार का। हाँ, हर उधार का मतलब घर, दहेज सब कहाँ से पाए हैं? बहुत से पुरुष बेचारे गरीब ऐसे हैं कि उनका घर जो बना है वो दहेज मिले पैसे से बना है। हाँ, तो वो जीवन है कोई? वो जीवन है कोई? बताओ, जीवन है कोई? बीवी हमेशा ताने मारती रहेगी कि ये जो घर में है जो किसका है वो? बहुत से पुरुष बेचारे ऐसे हैं कि उनकी शादी का खर्चा ही दहेज के पैसे से निकलता है। वो जीवन है कोई? उससे अच्छा है मत करो। ठीक है, हाँ, लिखो। अब चलो एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ना है, आ जाओ। तो बोलो सभी दावे क्या नहीं हो सकते? कौन से दावे अधिकार हो सकते? उन दावों को न्यायोचित है, जस्टिफाइड है या नहीं है, ये कौन बताएगा? कोर्ट और सोसाइटी बताएगी। ज्यादा बेहतर क्या है? सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो कोर्ट तो भाई कानून उसको लागू करा देता। बात समझ आ गई? अधिकार क्या है? दावे हैं। फिर से समझ लो, राइट्स क्या है? क्लेम्स है।
ऑल क्लेम्स राइट्स नहीं है, ओनली जस्टिफाइड क्लेम राइट्स हैं। और जस्टिफाइड क्लेम के बाद क्या दो चीजें कंपलसरी हैं, रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय द लॉ। सभी दावे अधिकार, अधिकार क्या है, दावे अधिकार है, सभी दावे अधिकार नहीं है, केवल तार्किक और न्यायोचित दावे ही क्या है, अधिकार है, जिन्हें समाज स्वीकार कर रहा हो और राज्य लागू कर रहा हो। समझ आ गई बात, ये डेफिनेशन रट लो बिल्कुल अधिकारों की। इसी में एक और पॉइंट बनाओ, अगला नया हेडिंग बनाओ। देखो नहीं अब हाँ, लीगल बाइंडिंग तो होनी चाहिए। जैसे देखो, केवल समाज ने एक्सेप्ट कर लिया और अगर उसके लिए कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है तो वो राइट होगा, नहीं होगा, वो मोरल राइट हो जाएगा। क्या लिखा है लास्ट में एक लाइन, कौन सा राइट हो जाएगा, मोरल या नेचुरल राइट हो जाएगा। समझ लो बात, जैसे जैसे हमारे समाज में एक्सेप्टेबल फैक्ट है, स्वीकृत तथ्य क्या है कि सभी बच्चों को अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। हमारे समाज में एक्सेप्टेबल फैक्ट है, स्वीकृत तथ्य है कि क्लास में एंटर करते ही सभी बच्चों को टीचर के सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए, कम से कम नमस्ते तो मुस्कुराते हुए निकलते हुए नमस्ते तो कर ही लो। लेकिन बहुत से लोग नहीं करते, मुझे पता है नहीं करते। तो अब क्या मैं उनके लिए न्यायालय जा सकता हूं, इस कार्य के लिए उन्हें दंडित कर सकता हूं। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के पैर, समाज में स्वीकृत है ये तथ्य है कि नहीं, समाज ने इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के पैर नहीं छू रहा तो क्या कर सकते हैं वो उसका, बस और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पैर ना छूने पे क्या संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो कोर्ट चला जाएगा। ये कौन सा अपराध है, प्रॉपर्टी है, लेकिन इस आधार पे नहीं कर सकते कि मेरे पैर नहीं छुए, कोई कारण और दे दोगे, हाँ जस्टिफाई करना पड़ेगा। यही तो देखो, राइट में देखो, राइट्स, मोरल राइट्स और नेचुरल राइट्स फर्क है। मोरल राइट का मतलब है वहां लॉ की बाइंडिंग नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है मोरल राइट्स में, लेकिन जो राइट्स होते हैं उसमें लीगल बाइंडिंग होती है, समझे। अगर सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है फिर भी स्टेट लॉ बना के उसको लागू करेगा। हम्म। आप जबरदस्ती क्यों ले लोगे, उनकी बनाई हुई संपत्ति है। देखो ऐसा हो, सुन लो, ऐसे भी होता है, सुनो, अगर आपके दादा की संपत्ति आपके पिताजी को मिली है और फिर उसमें से उन्हें आपको हिस्सा देना पड़ेगा, अगर उनकी बनाई हुई संपत्ति है अपनी, तो वो आपको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी अकुत संपत्ति बना लूं, मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं अब बेदखल कर दूंगा, लेकिन मेरे वो है ना उत्तराधिकार मिलेगा उसको, वो उसमें से देना पड़ेगा, उसका प्रॉपर नियम है, एक उत्तराधिकार कानून है भारत में, हाँ वो देना पड़ेगा आप। हाँ हाँ, पिताजी ने खुद से बनाई है तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, बात समझ आ गई, इतनी बात है। बेटियां के लिए हाँ कर सकते हैं। देखो ये अभी कानूनी बाध्यता नहीं है। देखो जैसे कि वर्तमान में भारत में उत्तराधिकार के संदर्भ में एक कोई नियम नहीं है, अभी बन रहा है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रहा है, उत्तराधिकार के संबंध में अलग अलग नियम चलते हैं। अगर बेटियों का पिता की संपत्ति में अधिकार की बात की जाए तो मुस्लिम कानून कुछ और कहता है, हिंदू कानून कुछ और कहता है। मुस्लिम कानून के अनुसार, शरीयत कानून के अनुसार, शरिया कानून के अनुसार भारत में मुस्लिम बेटियां अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मांग सकती हैं, क्योंकि मुस्लिम शरिया में ऐसा लिखा हुआ है, मुस्लिम कानून में ऐसा लिखा हुआ है। हिंदू कानून में ये बात नहीं लिखी है, अगर पिता चाहे तो अपनी बच्चियों को दे दे, ना चाहे तो ना दे, लेकिन मुस्लिम लॉ के अनुसार महिलाएं कानूनन रूप से मांग सकती हैं। वो अलग बात है कि नैतिक रूप से वो अपने भाइयों के लिए छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि हाँ हम मांगे तो हमारे ससुराल में फिर हमारी ननंद आके मांगेगी, ये लंबा सिस्टम बन जाएगा फिर एक, ठीक है, तो इसलिए वो बेचारी वो बच निकलती हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो अधिकार और दावे क्लियर हो गया। चलो अधिकार और दावे क्लियर है, अब एक पॉइंट लिखो नया। देखो वाई डू वी नीड, हाँ इसी में एक नया हेडिंग बनाओ, वाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी। वाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, वाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। नीड,
आवश्यकता क्यों होती है? लिखो। पहला पॉइंट, राइट्स, फर्स्ट पॉइंट, राइट्स आर नेसेसरी, राइट्स आर नेसेसरी फॉर अ सस्टेनेबल सोसाइटी, राइट्स आर नेसेसरी फॉर अ सस्टेनेबल सोसाइटी। पहला पॉइंट, अधिकार, हाँ, अधिकार एक सतत समाज, सतत सस्टेनेबल, एक सतत समाज के लिए आवश्यक होते हैं, के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स, राइट्स प्रोटेक्ट, राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, अधिकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राइट्स आर अकॉर्डेंस विद द डेमोक्रेटिक वैल्यू, अधिकार लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होते हैं। राइट इंश्योर, राइट इंश्योर डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अधिकार व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। राइट्स आर नेसेसरी, नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स आर नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अधिकार संवैधानिक नैतिकता के लिए आवश्यक होते हैं। संवैधानिक नैतिकता के लिए आवश्यक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देखो, तो यहाँ इतना ही पढ़ना था हमें केवल कि राइट्स क्या हैं और राइट्स की जरूरत क्यों होती है इन डेमोक्रेसी। तो समझ आया डेमोक्रेसी में राइट्स की जरूरत क्यों है, और दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, अपोजिट नहीं है। डेमोक्रेसी के बेसिस पर हम क्या कहेंगे कि राइट्स होंगे, और राइट्स होंगे तो क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी होगी। तो फिर से बताओ कि राइट्स कैसे कहोगे, डेफिनेशन क्या है राइट की? ठीक है, अब हिंदी वाले बोलो, क्या है अधिकार? व्यक्ति के औचित्यपूर्ण दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करेगा और राज्य लागू करेगा। तो क्या सभी दावे, ऑल क्लेम्स राइट्स होंगे? कौन से क्लेम्स? जस्टिफाइड क्लेम्स होंगे। क्लियर है इतनी बात? और फिर हमने कहा कि डेमोक्रेसी में राइट्स की जरूरत क्यों है, कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के लिए ये सब जरूरी होते हैं। क्लियर, राइट की डेफिनेशन क्लियर। अभी तीसरा वाला पॉइंट जो था वो चलो लिखो, भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान में अधिकार। तो देखो, राइट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं हमारे, क्या राइट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे देखो, ह्यूमन राइट्स हो सकता है, राइट, मोरल राइट्स हो सकता है, ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो सकता है, लीगल राइट्स हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स हो सकता है। तो राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है? पहले एक छोटा सा पॉइंट बना लो, डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। हाँ, से तीसरे वाले में थर्ड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, अधिकार और मूल अधिकारों के बीच अंतर। ठीक, देखो पहले लिखो राइट्स, छोटा सा पॉइंट बनाओ एक, इसमें डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स में छोटा सा पॉइंट बनाओ, राइट्स के अंतर बीच में बनाओ अधिकार, छोटा सा पॉइंट बनाओ एक, के बीच अंतर में अधिकार। देखो, राइट्स आर, राइट्स आर अ बंडल ऑफ
जस्टिफाइड क्लेम्स। देखो, अधिकार औचित्यपूर्ण दावों का समुच्चय होते हैं। जस्टिफाइड क्लेम्स, अधिकार औचित्यपूर्ण दावों का समुच्चय होते हैं। बंडल, समुच्चय, समुच्चय होते हैं। सच है, जैसे 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 पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एटसेट्रा, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार। हाँ, विधिक, विधिक, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, छोटा सा फंड बना, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर सर्टेन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर सर्टेन राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर सर्टेन राइट्स विच आर फंडामेंटल, which are fundamental for the personality development of individual, which are fundamental for the personal development of individual। मूल अधिकार, मूल अधिकार कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आधारभूत आधारभूत होते हैं। बोलो, दोनों में क्या डिफरेंस समझ, व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आधारभूत होते, क्या अंतर समझ आया? क्या ये कहा जा सकता है कि ऑल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स, सभी अधिकार मूल अधिकार हैं, ये कहोगे? कौन से अधिकार मूल अधिकार हैं? सर्टेन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स विच आर फंडामेंटल फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। राइट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं? थोड़ी सी बात कर लो इन बात पर, कौन कौन से राइट्स होंगे? देखो, जैसे समझ लो, जैसे सबसे पहले हो सकता है ह्यूमन राइट्स। क्या? ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार। फिर यूनिवर्सल हो सकता है, क्या बोलते हैं यूनिवर्सल को? सार्वभौमिक। जैसे कि ये, मैं यूनिवर्सिटी में था, अभी की बात है, 1 साल पहले मैं अलीगढ़ गया था किसी काम से, तो वहाँ जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो वो एक वाइवा चल रहा था, वाइवा ले रहे थे वो बच्चों का। तो उन्होंने किसी लड़के से, ऑनलाइन वाइवा था, तो उन्होंने किसी बच्चे से पूछा कि बोलो राइट्स क्या है? तो वो राइट्स आर, राइट्स आर, राइट्स आर। तो उन्होंने कहा इंग्लिश नहीं आती है? तो बोला नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा हिंदी बताओ। तो हिंदी में अधिकार का मतलब होता है कि बता ही नहीं पा रहा है। तो इतने गुस्से हो गए कि वो गुस्सा करके उन्होंने काट दिया, वो डिस्कनेक्ट कर दिया उसके साथ मीटिंग को। फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर जाके पानी पिए, फिर आके बोले कैसे पागल पागल बच्चे होते हैं। और उसको नंबर देना था, नंबर उसको 28 दिया। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों किया? कह रहे, फिर दया करके कह रहे कि क्या करेंगे, इनका बेकार है, सब पास करा दो सबको, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी में ये हालत है कि बीए लास्ट ईयर के बच्चे को ये नहीं पता कि अधिकार क्या है, जबकि वो फर्स्ट ईयर वाला है। ये फर्स्ट ईयर में से पढ़ाया जाता है ये अधिकार अधिकार अधिकार, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो लोग पढ़ाते नहीं है, बच्चा पढ़ना ही नहीं, अगर सही से स्कूलिंग कर ले और सही से यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ जाए तो यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड। समझे? सही स्कूलिंग, सही यूनिवर्सिटी। टीना डावी के साथ क्या हुआ? केवल स्कूलिंग बेहतरीन थी कि उसके माँ बाप को पता था कि आईएएस बनाना है, वो खुद क्वालिफाइड थे यूपीएससी एग्जाम, उन्हें पता था कि करना क्या है, स्कूलिंग करी और क्या किया, कॉलेज बेहतरीन। कहाँ से पढ़ रही थी वो? लेडी श्री राम कॉलेज से थी शायद, है ना, बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो, बेस्ट कॉलेज है वो, ठीक है। मेरिंडा हाउस तो नंबर 1 कॉलेज है भारत का, वहां से पढ़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट भी निकाल दिया उसने, बाकी तैयारी करी। तो यही मेन चीजें हैं। ये जो आप लोग पढ़ रहे हो, मैंने बताया ना पहले ही दिन, कितने साल की मेहनत हो रही है ये, 10-15 साल जो ऐसे गवाए ना जीवन के। बीए 12 साल तो वो पढ़ाई जो होती है 12वीं तक, और 3 साल बीए के वो पढ़ना पड़ रहा है बैठ के।
इसलिए लगता है कि यूपीएससी में बहुत पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना है, वही सब रिकवरी हो रही है अभी आपके। जो तब नहीं पढ़े, तब घूमते रहे ना यहाँ वहां। ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार, यूनिवर्सल राइट कौन सा अधिकार, और ये है मोरल राइट्स, इसको कहते हैं नैतिक अधिकार। ठीक है, लीगल राइट्स, ऐसे बहुत सब राइट्स होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं विधिक, विधिक अधिकार। अभी देखो, ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, जो सभी लोगों को मिले हैं, जो ह्यूमन बीइंग को मिले हैं। यूनिवर्सल राइट का मतलब होता है जो हर जगह है। मोरल राइट्स का मतलब होता है कि इनके पीछे लॉ का बाइंडिंग नहीं है। अगर हम लॉ का नैतिक अधिकार, अगर हम इनके पीछे कानूनी बाध्यता नहीं है, अगर हम इनका उल्लंघन करते हैं, जैसे मैंने बताया माता पिता के पैर छूना, सब टीचर का सम्मान करना, इसके लिए क्या ही कर सकते हैं वो लोग, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखा देंगे कि हमारा बच्चा हमारे पैर नहीं छूता। हाँ, अगर बच्चा अपने माँ बाप को मारता है तो वो उनकी आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, लेकिन पैर ना छूने पर उनकी किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, लीगल राइट का मतलब होता है कि जो पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड एक्ट, ये बातें बाद में कर लेंगे। समझे, राइट्स बहुत सब हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, लेकिन ऑल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, सभी अधिकार मूल अधिकार नहीं है, कुछ अधिकार मूल अधिकार है। समझे, देखो समझ लो इस बात को, ये नाम ही क्या है इसका, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। कुछ राइट्स हैं जो क्या है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल है किसके लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ। तो सभी राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं, राइट, सभी अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कुछ अधिकार हैं जो किस लिए जरूरी हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से अधिकार हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कहाँ लिखे हैं वो, यही पढ़ाएगा अब वो आपको एनसीईआरटी में। पहले बता रहा है कि फंडामेंटल राइट और राइट का मतलब क्या, डिफरेंस समझ आ गया। देखो तीन चीजें पढ़ी अभी तक हमने, अधिकार क्या है, अधिकारों की लोकतंत्र में आवश्यकता क्यों होती है, अधिकार और मौलिक अधिकार के बीच अंतर, व्हाट आर द राइट्स। ठीक है, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, इन आर डेमोक्रेसी, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड फंडामेंटल राइट। बट क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है ना सबको। चलो ये बाद में पढ़ाएंगे, 11th क्लास के एनसीईआरटी में सब लिखा है, अभी वो ज्यादा लोड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है आपको। अभी क्या है, अभी बच्चों की तरह थोड़ा थोड़ा सिखाया जा रहा है आपको, अभी बाद में आएगा सब कुछ। ठीक है, वैसे इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, अगर 11th क्लास के एनसीईआरटी से भी पढ़ा जाए तो भी काम। लेकिन फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी का मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशन, वही लक्ष्मीकांत, क्योंकि उसमें वही लिखा है सब। ठीक है, तो इसलिए ये समझना थोड़ा सा जरूरी है, डेफिनेशंस। देखो यूपीएससी के एग्जाम को एक बात और समझ लेना, यूपीएससी एग्जाम का मतलब है डेफिनेशंस, हर चीज की परिभाषा आपको आनी चाहिए। किसी ने आपसे पूछा इसका क्या मतलब है, ये लो, इसका क्या मतलब है, ये बस बस वही है पूरा गेम, बाकी कुछ भी नहीं है। हर चीज की एक दो लाइन की परिभाषा आपके पास तैयार, क्योंकि ज्यादा वो मौका ही नहीं दे रहा है आपको लिखने का। कितना, 100 वर्ड, 150 वर्ड, 200 वर्ड, उससे ज्यादा वो है ही नहीं मौका। तो बस लाइन टू लाइन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, राइट। एक लाइन जो लास्ट में लिखी ना, पूरी कहानी छोड़ गई, राइट्स आर क्लेम ऑफ एन इंडिविजुअल, जस्टिफाइड क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, सैंक्शन बाय लॉ, बात खत्म। वही राइट की डेफिनेशन याद है, अधिकार किसी व्यक्ति के औचित्यपूर्ण दावे होते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, बात खत्म। ये मतलब है, ये एनसीईआरटी ये बता रही है कि इस टाइप से आपको चीजें तैयार करनी है, डेफिनेशन से याद होनी चाहिए आपको, बस उतने में काम हो जाएगा। चलो बात क्लियर है, 3 पॉइंट पढ़े अभी तक। इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है, राइट एंड फंडामेंटल राइट। अब लिख लो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखे हैं फंडामेंटल राइट, बोलो, लिख लो, तो ये बात लिख लो, लिख लो ये सब बातें। चलो ऐसे लिखो, छोटा सा पॉइंट बनाओ, फंडामेंटल राइट तो बनाया ही था ना, लिख लो पार्ट 3 आर्टिकल, लिख लो 12 से 35, यहाँ फंडामेंटल राइट्स का है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। आर्टिकल, आर्टिकल नहीं दिए हैं एनसीईआरटी में, 9th क्लास में आर्टिकल्स नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, राइट टू इक्वल, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। लिख लिया,
चलो सबसे पहले लिख लो, ये तो याद होना चाहिए ना, अब याद है? सब सही लिखा है फिर मैंने जो लिखा है बोर्ड पे, कोई गड़बड़ नहीं है? देखो एक बार और, तलाश करो कुछ है। हम्म, क्या गड़बड़ लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है? कुछ गड़बड़ लग रहा है या नहीं? किसे लग रहा है गड़बड़? किसी को नहीं लग रहा, मैं बस कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था आप लोगों का, चलो। अरे मैं बस आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था, सही है आप लोग, चलो। हाँ ना, ये कोई बात थोड़ी हुई। सबसे पहले लिखो चलो, समानता का अधिकार। हाँ ये पढ़ना है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आर्टिकल 14 टू। ये चैप्टर थोड़ा सा अभी जाएगा, पूरे फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा बताऊंगा, पूरा तो नहीं, बहुत थोड़ा सा। सबसे पहले लिखो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 14 में यही है, ठीक है। ठीक है, लिखो आर्टिकल 15, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समान संरक्षण। लिख लिया सबने? हिंदी वाले ने सबने लिख लिया? लिखो जल्दी। हाँ 15 लिख लो, चलो नेक्स्ट पे लिखो, आर्टिकल 15 लिखो, नो डिस्क्रिमिनेशन, इंग्लिश वाले लिखो 15 में, नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, caste, sex, and place of birth at public places. No discrimination on the grounds of only religion, race, caste, sex, and place of birth on public places. आप लिखो अनुच्छेद 15, किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर धर्म, किसी सार्वजनिक स्थान पर धर्म, धर्म, वर्ण, हाँ, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल्स, इसमें पब्लिक प्लेस ही आया, पब्लिक प्लेस का मतलब है जो सरकारी चीजें हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी पार्क, सरकारी सड़क, कर सकता है पर नहीं, प्राइवेट में कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, जैसे पब्लिक प्लेस, जैसे देखना प्राइवेट में भी पब्लिक होता है, जैसे किसी आदमी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है तो प्राइवेट हुआ पब्लिक हुआ? पब्लिक हुआ, उसमें नहीं रोक सकते आप इस बेस पर। प्राइवेट का मतलब है आपने अपने ही घर में अपने लिए छोटा सा एक कॉफी एक बना रखा है, कॉफी बनाने के लिए छोटा सा सेटअप, आपके मोहल्ले का आदमी का हमें यहीं आके पीना है तो आपको ये क्या बात हुई, वो तो मेरे लिए नहीं ना। प्राइवेट आपका घर है, आपके सोने की जगह, आप सो सकते हैं वहां, कोई भी तो बाहर का आदमी आके नहीं। लेकिन आपने होटल बना रखा है, अब वो तो सबके लिए बना रखा है, आप ये नहीं कह सकते कि राइट। और जो सरकारी जगह है वो तो है ही सबके लिए सरकारी जगह, आप होटल में इस बेस पे नहीं रोक सकते। मान लो मैं किसी होटल में जाऊँ, होटल वाला मुझे इसलिए रोक दे, मेरा आधार कार्ड देगा या मसले में आपको रूम नहीं देंगे, वो बहाना कोई और बना ले, लेकिन ये बहाना नहीं बना सकता मेरे सामने। ये लिखा है कि पब्लिक प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इस बेसिस पर, क्योंकि क्या लाना है,
आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है? इक्वालिटी, समानता लाना है। क्लियर? अब लिखो आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली, नो डिस्क्रिमिनेशन on the grounds of only religion, race, caste, religion, race, caste, sex, descent, 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 place of birth and place of domicile, in government jobs, in government jobs। देखो सरकारी रोजगार में, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, निर्जातीयता, जन्म स्थान, तथा निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी रोजगार में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, निर्जातीयता, जन्म स्थान तथा निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 हो गया, लिख लिया? भेदभाव नहीं किया जाएगा, आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, डिसेंट का मतलब होता है, निर्जाति का मतलब उसमें हम वंश भी लिख सकते हैं। निर्जाति की जगह हिंदी में वंश लिख लो। अच्छा चलो, हिंदी वाले जहां निर्जाति लिखा है वो वंश लिख लो। एक होता है वर्ण, ये कलर है। रेस, वंश का मतलब होता है किस वंश से जुड़े हुए हो आप, डिसेंट। हाँ, नहीं कम्युनिटी भी ठीक है, लेकिन आपकी पूर्वज क्या है वो वंश है। ठीक है, अब लिखो आर्टिकल 17, पता होगा सबको क्या है। हाँ, अस्पष्टता की समाप्ति होगी। अनुच्छेद 17 कह रहा है कि अस्पष्टता को समाप्त किया जाएगा। माना जाएगा, लेकिन उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, वो पढ़ाएंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी में, अभी नहीं है उसके लिए प्रोविजन। क्या प्रोविजन है? 16 का कौन सा है? तीसरा है, चौथा है, पांचवा है? 16 के, हाँ तीसरा है। 16 के देखो, अभी इसके तो केवल मैंने आर्टिकल 16 लिखा है। 16 में भी कई सब क्लॉज है। 16 में क्लॉज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 16 का 1 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा। 16 का 2 क्या कहता है कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। 16 का 3 कहता है कुछ एक्सेप्शंस होंगे। अगर किसी स्टेट चाहता है कि उसके यहाँ रोजगार में उसके ही लोगों को नौकरी दी जाए, तो इसके लिए उसे पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करवाना पड़ेगा और उसमें प्रोविजन करना पड़ेगा। ये सब संविधान में लिखा है, ऐसा कर सकते हैं वो लोग। लेकिन उसके लिए कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कानून बनाएगी। ये पढ़ाया था मैंने सब, ठीक है, हिंदी में भी तो पढ़ाया है ना ये सब। हाँ पढ़ाया है। चलो लिख लो 17, अस्पष्टता की समाप्ति की जाएगी। या बिहार में आया है ये सवाल, आर्टिकल 17 बीपीएससी का जो पीटी हुआ, यही सवाल आया। बताओ, बच्चा सवाल है सब। लिखो आर्टिकल 18, लिखो अनुच्छेद 18 क्या है? का क्या, टाइटल्स का क्या करोगे? रिमूवल है। क्या है? एबॉलिश ऑफ टाइटल्स। लिख लो, उपाधियों का अंत किया जाएगा। उपाधियों का अंत किया जाएगा। ये हो गया समानता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार लिख लो। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से। अच्छा, हिंदी इंग्लिश वालों को समझ, स्वतंत्रता का अधिकार से समझ नहीं आता है सब। अच्छा, आर्टिकल 19 से 22। सबसे पहले लिखो आर्टिकल 19, बहुत जल्दी जल्दी लिखो ये सब। देखो आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 में नहीं, आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए। लिखो देखो आर्टिकल 19, इट डील्स विद 6 फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकार दिए गए। लिख पा रहे हो आप? हैं?
हाँ, ये पहली बार आ रहे हैं ना, तो मुझे लगेगा चल क्या रहा है क्लास में। इन लोग पढ़ चुके हैं ना एडवांस, ही तो जबरदस्ती एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप लोग। कितने, कौन कौन से हैं 6 मूल अधिकार? लिख लो मन से, मैं इनके लिए बोल दे रहा हूँ। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, लिख के दिखाओ। हिंदी में लिखो, जिसे आता है वो लिखो, बाकी में बोलो। 6 मूल अधिकार, सबसे पहले लिखो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 6, वाक्य एवं, मन में लिखो, मन में, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। हाँ, शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता। ठीक है। संघ, सम्मेलन एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। हाँ, किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी भाग में बस जाने, निवास, बस निवास करने की स्वतंत्रता। और कोई भी व्यापार, कोई भी व्यापार वृत्ति करने की स्वतंत्रता। लिख लो। नहीं लिख पाए इंग्लिश में? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। हाँ, मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्रीली मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिजाइड एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी ट्रेड है, ऑक्यूपेशन है, ये सब करने की स्वतंत्रता। एसोसिएशन बनाना है, ठीक है, चलो। ये बताया था, इसको याद भी कैसे करना है। हाँ, तो कोई व्यापार वृत्ति, काम करना, करने की स्वतंत्रता। ठीक है। ये सहकारी एवं सहकारी समिति है किसी भी भाग में। ठीक है, लिख लिया हिंदी वालों ने? ये है आर्टिकल 19, कितनी स्वतंत्रताएं देता है? टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? टोटल फंडामेंटल राइट्स, हाँ ठीक है। अब देखो, अरे आ जाओ इधर, आ जाओ। टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? और इसमें भी कितने हैं? अब लिखो आर्टिकल 20, फिर चलो अनुच्छेद 20 लिखो। अनुच्छेद 20 लिखो। क्या है 20 में? आर्टिकल 20 में क्या है? बोलो, आर्टिकल 20 में क्या है? तो फिर क्या है 20 में? हाँ, लिख लो। दोष सिद्धि, अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। लिखो, फिर से लिखो, अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अरे बोल रहा हूं, रुक जाओ अभी। अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। प्रोटेक्शन, लिखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, यही था ना, कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, राइट। इसमें फिर हमने 3 बातें करी थी, वो बात की। लिखो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। अभी यहाँ केवल हम लोग बस टाइटल्स पढ़ रहे हैं, जो कि आपको याद नहीं है, फिर से इसलिए पढ़ लो। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाँ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हिंदी में लिख लिया ये, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। एक बार मैं एक जगह पढ़ा रहा था कहीं, तो वहाँ काफी सीनियर स्टूडेंट्स थे उस बैच में, और एक जो थे वो LLB ऑलरेडी थे, LLM थे यहाँ कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वो हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स पर। तो वो गए, उन्होंने रात भर काम किया होगा कि हम पूछेंगे कुछ जाके,
कि क्या फंडामेंटल राइट में, जो लॉयर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट से प्रॉपर काम करते हैं, उनका काम वही पढ़ना। तो बेचारा वो रात भर, लड़की थी वो रात भर पढ़ के आई, ठीक है। अब जब फंडामेंटल राइट पढ़ाना शुरू किया तो जो उस पढ़ के आई थी वो तो उससे कोई लेना देना था ही नहीं। यहाँ कुछ और ही शुरू हुआ फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में। अभी मेरा राइट से शुरू हुआ, अब पूरा लेक्चर खत्म हो गया, बैचेस लेक्चर खत्म हो गया। मैंने उससे कहा ठीक है, तो उसने कहा सर एक बात आपसे कहनी थी। मैंने बोलो। उसने कहा आपने जो पढ़ाया है, उसने कहा मैं ये सोच के ऑलरेडी आई थी कि आज आपसे बहुत सवाल पूछूंगी। मैंने तो पूछो। उसने कहा नहीं नहीं, सोच के आई थी लेकिन कोई सवाल है ही नहीं। हाँ, तो मैंने कहा क्या ऐसा सोच के आई थी तुम? तो बोली कि मुझे लगा था कि ये फंडामेंटल राइट जो है, तो लॉ का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है और ये पॉलिटी वाला पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है। इसमें वो लोग इतना पढ़ेंगे और फिर केस पे चले जाते हैं, सीधे सीधे केस पर, कि ये केस वो केस, वो हमें उतना नहीं पढ़ना होता है। हमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, लॉ के पर्सपेक्टिव से उतने ही केसेस पढ़ने होते हैं जो कि हमने पढ़े थे। समझे बात को? तो लॉ वाला अगर कोई आपको परेशान करे तो उससे बहस मत करना कभी फंडामेंटल राइट्स पे, क्योंकि उसको एक फंडामेंटल राइट पे 50-50 केस सब याद होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो अब लिखो आर्टिकल 22। बोलो क्या है आर्टिकल 22 में? हम्म, पूरी बताओ, पूरा पॉइंट बताओ। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। हो गया 22 तक। नया क्या आएगा आप लिख लो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24, सबसे पहले लिख लो आर्टिकल 23। 23 में लिख लो मानव दुर्व्यापार। नहीं, उसमें आएगा वो मानव दुर्व्यापार, बलात्, श्रम तथा बेगार पर रोक। प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड बेगार। प्रोहिबिशन ऑफ मानव दुर्व्यापार, व्यवहार नहीं व्यापार। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग ऐसे भी होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड बेगार। हिंदी वाले लोग मानव दुर्व्यापार, बलात्सर्म और बेगार पर रोक लगाई जाएगी। ठीक, बेगार, BEGAR, बेगार। ठीक है। मानव दुर्व्यापार, मानवों को गलत तरीके से नहीं खरीदा बेचा जाएगा, बलात्सर्म जबरदस्ती काम नहीं कराएंगे और बिना पैसे के काम नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 24। हाँ बिल्कुल लिख लो। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम पर रोक। आर्टिकल 24। 24 लिखो, बाल श्रम पर रोक। 25 नहीं, 24। ठीक है, बाल श्रम पर रोक बाद में पढ़ लेंगे। ये दो हैं। ठीक है, अब अगला लिखो। नेक्स्ट क्या है? चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता। हाँ, फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक ट्वेंटी 28। ये समझा दूंगा सब बाद में, टेंशन मत लो। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ आ रहा, आर्टिकल 25। ठीक है। एवरी इंडिविजुअल, इसमें लिख लो एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू कंसाइंस, प्रोफिस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ इट्स रिलीजन।
कंसाइंस प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ हिज और हर रिलीजन, अपने धर्म के अपने धर्म के अंतःकरण, प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, अपने धर्म के अंतःकरण, आचरण, मानने तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म के अंतःकरण, आचरण, मानने तथा प्रसार प्रसार करने की स्वतंत्रता। क्लियर? देखो आर्टिकल 26 क्या है? हाँ, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या है इसमें? हम्म 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 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर के आरोपण से रोक, प्रोटेक्शन फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, ऑफ अ रिलीजन लिख लो बस, टैक्सेशन नहीं किया जाएगा, राइट? प्रोटेक्शन फ्रॉम द टैक्सेशन, पूरा प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आर्टिकल 28 में क्या है? हम्म लिख पा रहे हो? हिंदी में लिख पा रहे हैं कि नहीं? चलो अब लिखो 28। आर्टिकल 28 लिखो। शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देश या शिक्षा से स्वतंत्रता। हो गया? अब कौन सा रह गया? पांचवा। पांचवा लिख लो जल्दी। कौन सा है पांचवा? लिखो, हेडिंग बनाओ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आर्टिकल सबसे पहले क्या है? आर्टिकल 29 क्या है? बोलो, इस आर्टिकल 29 में क्या है? क्या लिखा क्या है? हाँ ठीक है, प्रोटेक्शन। पहले हिंदी में लिख। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है? अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। क्लियर? आर्टिकल 30 में क्या है? ठीक।
लिख लो, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो यहाँ, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। ठीक है, का अधिकार। राइट टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू द माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 में जो है वो माइनॉरिटी वर्ड नहीं है, राइट। माइनॉरिटीज किस किस ग्राउंड पर है, कितने ग्राउंड है माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के आर्टिकल 29 30 में, याद है? दो हैं, कौन कौन से? लिंग्विस्टिक, भाषाई, और धार्मिक, रिलीजियस, दो ही ग्राउंड है। इसमें लिखा आर्टिकल 13 है कि लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी जो है क्या कर सकती हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट कर सकती हैं। ठीक है, ये तैयारी ऐसी है कि हर विषय इतना ही डेप्थ के साथ पढ़ना है, तब जाके पीटीईटी होगा। क्या होगा? जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो बाकी मामूली लोग नहीं हैं। जैसे मैं ये विषय पढ़ा रहा हूँ, जो सिलेक्ट होता है नया नया, उसको ऐसे खड़ा कर दोगे तो हर विषय इतना पढ़ा देगा वो। इस बात समझना। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिलेक्ट होता है उसको कोचिंग वाले बुलाते हैं, तो उसको 1-1.5 घंटे के लिए बुला, 4-4 घंटे बोल जाते हैं। वो इतना है उनके पास बोलने के लिए, वो इतना रट लेते हैं चीज़ों को, इतना पढ़ लेते हैं। और वो देखना कोई भी विषय समझाना शुरू कर देगा बोर्ड पे खड़े होके कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे करना है। वो भूल जाएगा बाद में, वो अलग बात है। ऐसे 1-2 साल रहेगा मैं फील्ड में, तो वो तो अब इसका क्या काम है, लेकिन उस समय उसने उतना याद कर लिया। हर सब्जेक्ट का टीचर बनना है, कितना परसेंट? 60% कम से कम। वो विषय आपको 60% विषय आपको इस लेवल पर आना चाहिए कि आप कहीं खड़े होकर किसी व्यक्ति के दिमाग में वो बात पहुंचा सकें, क्योंकि वही काम आपको मेंस में करना है। मेंस में वही तो लिखना है, तो वो इतनी आपकी समझ और अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियरली होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में कि आप उसको बता दें कि मैं ये कह रहा हूँ, ये समझा। समझ रहे हो? तो इतना विषय आना चाहिए, हर विषय, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पूरे पीटी प्लस मेंस के। तो है तैयारी, अभी सोच लो, अभी घबराओ मत, अभी समय है। क्या कर लो? बैक टू पवेलियन चले जाओ। नहीं, अच्छा, अच्छी बात, लिखो लिखो, चलो अगलो। अगर ज्यादा लग रहा है तो क्या कर सकते हो? कौन है नेपाल से? अनुच्छेद 32 लिख लो। है? कौन है? अलीगढ़ से कौन है? कहाँ रहते हो अलीगढ़ में? अच्छा, चलो आ जाओ। है? अलीगढ़ वाले सभी चोर होते हैं, ठीक है। हाँ, वही कला मैंने भी सीखी अलीगढ़ से ही। मैं अलीगढ़ का नहीं हूँ, मैं रहने वाला कहीं और का हूँ। मैंने पढ़ाई करी वहां से, यूनिवर्सिटी से तो पढ़ाई करी, यही तो चिल्लाता रहता हूँ पूरे दिन। वहां मैं नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा मुझसे मुलाकात करने, यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा। हम लोग बाहर नहीं जाते यूनिवर्सिटी वाले। अलीगढ़ अगर सुंदर है तो कहाँ है? यूनिवर्सिटी और उसके आसपास, बाकी अलीगढ़ में कुछ भी नहीं है। सबसे गंदा शहर। ऐसे मच्छर मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखे जितने मक्कार किस्म के मच्छर अलीगढ़ में है। आप बैठ जाओ, फिर देखो उनकी कलाकारी है। अब पता नहीं ये जो वहां रहते हैं वहां होंगे ही, वो पूरे अलीगढ़ में है वो। और यूनिवर्सिटी के आसपास तो इतने ज्यादा है, बस बैठने की देरी है, समझे, और वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे। वो चाय वाला। और अलीगढ़ की खासियत है कि वहाँ चाय की दुकानें जो है सब नाले के किनारे हैं। हाँ, तो वो चाय की खुशबू कम और नाली की खुशबू ज्यादा होती है उसमें। वो जगह कम है, और आप देखो कि सड़कें भरी भरी पड़ी हुई हैं। आप मतलब ये सड़क है तो आधी आधी सड़क को कवर कर रखा है उन्होंने। और चेयर कौन सी होती है, जो आपने देखा गाँव में, जो जो एक बुनी हुई चेयर होती है, जो शादियों में आती थी, वो चेयर अभी भी रखते हैं वो। तो वो ठीक जगह है घूमने, वो हर यूनिवर्सिटी के आसपास कुछ कुछ माहौल ऐसे ही होता है, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या कह रहा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक। हाँ, लिख लो। गए हो यूनिवर्सिटी की तरफ कि नहीं? हाँ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितनी रेमेडीज हैं बोलो?
बताओ कितनी यूनिवर्सिटी हैं, सॉरी कितने रेमेडीज हैं, यूनिवर्सिटी है कितने रेमेडीज हैं, बोलो फिर इंग्लिश में बोलो, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी वाले लिखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, लिख लो प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हिंदी वाले लिख लो, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और बाद में आएगा अधिकार परीक्षा। हिंदी में है, इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, ये है वेंडामास, प्रोहिबिशन, सर्चरी एंड क्यो वारंटो, लिख लो। हैबियस कॉर्पस, इतने फंडामेंटल राइट हमारे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, चलो अब चौथा पॉइंट क्या था, ठीक है चलो, ये बातें तो समझ आ गई हैं, जिन्हें नहीं आई है वो 11th क्लास में समझ लेंगे, इतना परेशान नहीं होना, ठीक है। चौथा पॉइंट लिख लो, अधिकारों का विस्तृत क्षेत्र, अधिकारों का विस्तृत क्षेत्र। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, फंडामेंटल राइट वर्सेज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट हिंदी वाले लिखेंगे मूल अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट वर्सेज लीगल राइट्स। मूल अधिकार तथा वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार का मतलब है ऐसे राइट जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, ऐसे संवैधानिक अधिकार का मतलब है ऐसे अधिकार जिनका उल्लेख, राइट्स विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, ठीक है। लीगल राइट्स, विधिक अधिकार, ऐसे अधिकार, ऐसे अधिकार जिनको संसद ने कानून के माध्यम से स्थापित किया है, ठीक है। राइट्स विच आर इंश्योर्ड बाय द पार्लियामेंट, राइट्स विच आर इंश्योर्ड बाय द पार्लियामेंट, ऐसे अधिकार जिनको संसद ने कानून के माध्यम से स्थापित किया, इंश्योर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ। और अब बोलो फंडामेंटल राइट क्या होगा फिर, बोलो फंडामेंटल मूल अधिकार कैसे कहोगे, हाँ जो वो और जिनका स्पेशली मेंशन है, स्पेशली मेंशन पार्ट 3rd एंड आर्टिकल 12 to 35 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मूल अधिकार वह अधिकार है, मूल अधिकार वह अधिकार है, वे अधिकार है
जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स विच आर मेंशन्ड पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड there is a mechanism through which they can protect, उल्लेख किया गया है, तथा इनके संरक्षण के लिए संवैधानिक उपबंध प्राप्त है। कहां है वो? आर्टिकल 32। संवैधानिक उपबंध प्राप्त है, संवैधानिक प्रावधान या उपबंध प्राप्त है। देखो ये है 9th क्लास की एनसीईआरटी जो कि खत्म हुई, ठीक है। मुझे लग रहा है 5-7 पेज में होगी। कितने पेज में लिखी है आपने? हैं 7? 4 पेज? ऐसे कैसे हो सकता है? 5 चैप्टर 5 पेज में तो होंगे ना कम से कम। जो सबसे ज्यादा लिखता है वो बताओ। 7 पेज, 7 पेज मतलब सोचो, दिमाग से सोचो कि 100 पेज की एनसीईआरटी कितने पेज में दी आपको, और वो क्या चाहिए, और क्या चाहिए? इतने में खुश हो? अभी क्या करेंगे सुन लो पहले। अरे सुनो, कल क्या करेंगे? कल 9th क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, कल 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसी एनसीईआरटी के बाद रिवाइज करेंगे इसी बोर्ड पर, एक पूरे 5 चैप्टर्स को एक साथ लाके, और देखेंगे कि क्या कनेक्टिविटी है और क्या और इससे भी शॉर्ट नोट्स बन सकता है। क्या ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि एक पेज पर हम कुछ करें? समझ गए बात? तो इसको बनाए, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो 10th क्लास की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज करके आना एक बार, चलो।